नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं अमृता चौहान। बड़ी खबर, आंगनबाड़ी वर्कर्स को सीएम योगी ने दी है बड़ी सौगात। आंगनबाड़ी वर्कर्स को सीएम ने दिए हैं स्मार्टफोन। 1,23,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन दिए गए हैं। सीएम योगी ने एक संग ऐप को भी लॉन्च किया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स को बधाई दी है। सीएम ने कहा है कि नया और अच्छा किया है, हर विभाग ने कुछ नया और अच्छा किया है। तो आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये स्मार्टफोन दिए गए हैं और इसी स्मार्टफोन के जरिए वो क्लिक करके पता लगा पाएंगी कि क्या कुछ पौष्टिक भोजन है, नहीं है, और इससे जुड़कर काम और आसान हो जाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। तो आपको बता दें कि यहाँ पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये स्मार्टफोन दिए हैं। तो आज ही ये कार्यक्रम होना था और उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में यूपी पर कुछ ज्यादा ही फोकस रहा है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तारीफ भी की है। तो आपको बता दें कि उन्होंने इशारों में विपक्ष पर भी हमला किया। उन्होंने कहा है कि हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। तो निगरानी समितियों ने घर घर जाकर मेडिकल किट बांटी। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इस दौरान योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए तकनीक जरूरी है, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो अपने मन से उन्होंने कहा है कि तकनीक जरूरी है योजनाओं को पहुंचाने के लिए। और यहां पर आंगनबाड़ी वर्कर्स को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी। आपको बता दें इन्फेंटोमीटर भी दिए गए हैं। दरअसल इन्फेंटोमीटर वो डिवाइस है जिससे बच्चों की लंबाई और ग्रोथ का पता चलता है। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात और मीटर का मतलब होता है मापना। तो ये इन्फेंटोमीटर है जिसे दिया गया है यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जो बच्चे हैं उनका विकास कैसे हो रहा है, जो उनकी उम्र के हिसाब से उनकी लंबाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ये माप सकती हैं आसानी से। दरअसल कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी न्यूज़ वन इंडिया ने बातचीत करने की कोशिश की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि ये जो इन्फेंटोमीटर है बहुत आसान होता है, इससे बच्चों के जो विकास का है उसका तुरंत ही पता लगा पाते हैं। तो एक सराहनीय काम है प्रदेश सरकार की ओर से। आपको बता दें कि इस दौरान जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारों में कहा कि हमें कटघरा में खड़ा करने की कवायद भी हो, यानी कि उन्होंने इशारों में विपक्ष पर भी निशाना साधा। एक संकल्प था पारदर्शी और ईमानदार सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम तकनीक के माध्यम से शासन की योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और मैं पिछले 4-4.5 वर्ष से विभाग से लगातार इस बारे में कहता था कि तकनीक के लिए आवश्यक है कि हम उस प्रकार के संसाधन उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें जो शासन की योजनाओं को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते। जो एक संकल्प था पारदर्शी और ईमानदार सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम तकनीक के माध्यम से शासन की योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो आपको बता दें ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस से नवजात बच्चों की वृद्धि मापने में मदद मिलेगी। दरअसल इसी ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस को इन्फेंटोमीटर भी कहते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। 1,23,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन बांटे गए हैं। स्मार्टफोन, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस यानी कि इन्फेंटोमीटर ये बांटे गए हैं। तो 1,23,000 आंगनबाड़ी जो वर्कर्स हैं उन सभी को फायदा पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि जो योजनाएं हैं उनको आम जन तक, जमीनी स्तर तक पहुंचाना जरूरी है।
और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, सम्राट मिहिर भोज के मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर दोबारा गुर्जर शब्द लिखा गया है। गुर्जर शब्द लिखकर प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराया गया। दादरे मिहिर भोज पीजी कॉलेज की प्रतिमा पर लिखा गया था गुर्जर शब्द, इसे मिटाया गया था और उसी को लेकर विवाद चल रहा था। और अब एक बार फिर से गुर्जर शब्द को मिटाने के बाद फिर से गुर्जर शब्द लिखा गया है। सीएम योगी ने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया था। मिहिर भोज को लेकर राजपूत समाज और गुर्जर समाज आमने सामने हैं। राजपूत समाज के विरोध के बाद मिहिर भोज के आगे से गुर्जर शब्द हटा था। दोनों समाज सम्राट मिहिर भोज को बता रहे हैं अपना वंशज। आपको बता दें कि राजपूतों का यह दावा है कि दरअसल मिहिर भोज राजपूत थे, इसलिए उनके नाम के आगे गुर्जर नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए मिहिर भोज का इतिहास बताते हैं। दरअसल मिहिर भोज कन्नौज के सम्राट थे। 836 से लेकर 885 ईस्वी तक 49 साल शासन किया उन्होंने। मुल्तान से पश्चिम बंगाल तक साम्राज्य बनाया। कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक साम्राज्य था उनका। कन्नौज में तब 7 किले और 10,000 मंदिर थे। मिहिर भोज के पास विशाल और जांबाज सेना थी। मुस्लिम आक्रांताओं ने कदम रखने की जरूरत नहीं की यहाँ पर। तो आपको हम ये मिहिर भोज के बारे में बता रहे हैं और लगातार जो विवाद था वो गहराता जा रहा है। विवाद ये था कि जो राजपूत समाज है उनका कहना है कि दरअसल जो मिहिर भोज थे वो राजपूत थे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि विवाद क्या था। सम्राट मिहिर भोज की जाति पर विवाद है। मिहिर भोज के पूर्वज बताते हैं राजपूत और मिहिर भोज को गुर्जर कहने पर ऐतराज जता रहे हैं राजपूत। और आपको यह भी बता दें कि जो गुर्जर हैं उनका कहना है कि ये उनके वंशज हैं, इसलिए उनके नाम के आगे गुर्जर रहना जरूरी है। तो ये अब जो गुर्जर हैं और राजपूत हैं ये दोनों आमने सामने आ गए। हालांकि उनके नाम के आगे जो गुर्जर लिखा था मिटा दिया गया, उसके बाद फिर से अब गुर्जर लिखा गया है। चलिए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए एक बार और ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसके सियासी मायने। दरअसल नोएडा में गुर्जरों की आबादी करीब 5 लाख है। दादरे विधानसभा में करीब 1,05,000 गुर्जर हैं। पश्चिमी यूपी में गुर्जरों का 1.5 लाख है, माफ कीजिएगा 1.5 लाख है। और यहाँ पर पश्चिमी यूपी में इसका खासा प्रभाव भी है। कई सीटों पर ये निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। और गुर्जर विपक्ष ने सम्मान के टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी में जाट के बाद गुर्जर काफी प्रभावशाली हैं। ऐसे में आमने सामने हैं गुर्जर और राजपूत समाज। हालांकि ये हमने आपको बताया कि ये जो मामला है वो अब राजनीतिक हो गया है। दरअसल सम्राट मिहिर भोज के मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है और यहां पर फिर से जो नाम गुर्जर लिखा हुआ था मिहिर भोज के आगे, जो नाम मिटाया गया था, एक बार फिर से लिख दिया गया है उनके नाम के आगे गुर्जर। तो गुर्जर शब्द लिखकर प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराया था। हालांकि हम आपको बता रहे थे कि क्या कुछ सियासी मायने हैं इसके और इसी के तहत इसका कितना राजनीतिक फायदा भी मिल सकता है अब जब गुर्जर और राजपूत आमने सामने हैं। दरअसल नोएडा में गुर्जरों की जो आबादी है वो हम आपको बता रहे थे करीब 5 लाख दादरी विधानसभा में है, करीब 1.5 लाख गुर्जर हैं पश्चिमी यूपी में है। गुर्जरों का अच्छा प्रभाव है, कई सीटों पर निर्णायक भूमिका है इनकी। और इसी के तहत जब ये आमने सामने हैं तो विपक्ष ने सम्मान के टाइमिंग पर भी अब सवाल उठा दिए हैं। अब विपक्ष भी आमने सामने हो गया है क्योंकि अब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। पश्चिम यूपी में जाट के बाद गुर्जर प्रभावशाली माने जाते हैं, तो जाहिर है अगर गुर्जर प्रभावशाली हैं तो वोट बैंक भी यहां पर फायदा पहुंचा सकते हैं पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए। तो गुर्जर जिनको भी सपोर्ट करेंगे उनके लिए बड़ी बात हो जाएगी। तो आपको हम बता दें कि दरअसल मिहिर भोज कि प्रतिमा का अनावरण किया गया था। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था और उनके नाम के आगे गुर्जर लिखा गया था। जैसे उनके नाम के आगे गुर्जर लिखा गया तो राजपूत समाज आगे आया और उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया। मतलब उनका कहना था कि दरअसल उनकी समाज से आते हैं मिहिर भोज, इसलिए उनके नाम के आगे गुर्जर नहीं होना चाहिए। इनके नाम के आगे जो गुर्जर है वो हटवाया गया। लेकिन इस पर विवाद और बढ़ गया क्योंकि गुर्जर समाज सामने आ गया और गुर्जर समाज का ये कहना था कि ये उनके वंशज हैं, ये उनके इमोशंस का मामला है, उनके नाम के आगे गुर्जर शब्द नहीं हटना चाहिए।
तो चलिए मेहर भोज का इतिहास क्या है एक बार फिर से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल मेहर भोज कन्नौज के सम्राट थे। 836 से लेकर 885 ईस्वी तक 49 साल शासन किया उन्होंने। मुल्तान से पश्चिम बंगाल तक साम्राज्य उनका था। कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक उनका साम्राज्य रहा। कन्नौज में तब 7 किले और 10,000 मंदिर थे। आपको यह भी बता दें कि मेहर भोज के पास विशाल और जाबाज सेना थी और इसी वजह से मुस्लिम आक्रांता यहां कदम रखने की जरूरत नहीं करते थे। तो एक बार फिर हमने आपको बताया कि किस तरह से यहां पर मुस्लिम जो आक्रांता थे वो यहां कदम रखने की जरूरत नहीं करते थे क्योंकि बहुत साहसी थे, विशाल सेना थी। लेकिन चलिए विवाद क्या है पूरा ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल सम्राट मेहर भोज की जाति पर विवाद है। मेहर भोज के पूर्वज बताते हैं राजपूत और मेहर भोज को गुर्जर कहने पर वो ऐतराज जता रहे हैं, यानी कि जो राजपूत समाज है वो कहना है कि वो गुर्जर नहीं थे, वो राजपूत थे और उनके वंशज थे। वो उनके नाम के आगे अब गुर्जर ना लिखा जाए ये कहना है राजपूत समाज का। उनका कहना है कि वो राजपूत थे इसी वजह से उनके नाम के आगे गुर्जर नहीं होना चाहिए। उनका आपको एक और बात बता दें, अब जो गुर्जर समाज है उनका यह दावा है कि वो उनके वंशज थे इसलिए उनके नाम के आगे से गुर्जर हटाना बिल्कुल सही नहीं है। तो दावा है कि प्रतिहार थे वो राजवंश के राजपूत थे मेहर भोज ये कहा जा रहा है। ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। और चलिए हम आपको ये भी बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि सियासी मायने क्या हैं। दरअसल नोएडा में गुर्जरों की आबादी करीब 5 लाख है, यानी कि नोएडा में जो आबादी है गुर्जरों की वो 5 लाख है। बड़ा वोट बैंक है। दादरी विधानसभा की बात करें तो यहां पर करीब 1.5 लाख गुर्जर हैं। पश्चिमी यूपी में गुर्जरों का अच्छा खासा प्रभाव है। कई सीटों पर यह निर्णायक भूमिका निभाते हैं, यानी कि कई सीट पर अगर गुर्जर की वोटिंग होती है तो ये एक दमदार भूमिका में सामने आएंगे और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो ये जो टाइमिंग है वो सरकार जो है यहाँ पर उनको नाराज करना नहीं चाहेगी। ये भी एक रणनीति थी और इसी वजह से उनके जो मूर्ति का अनावरण यहाँ पर किया गया था बीजेपी सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। तमाम ये जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं क्योंकि सियासत गर्मा गई है और जो गुर्जर शब्द है एक बार फिर से मेहर भोज के नाम के आगे लगा दिया गया है। फिर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में जांच जारी है। सीबीआई ने तीनों आरोपियों को कस्टडी में ले लिया है। नैनी जेल से तीनों आरोपियों को रिमांड पर लिया है। 4 अक्टूबर तक कस्टडी में रहेंगे तीनों आरोपी। तो आपको बता दें कल ही कोर्ट ने 7 दिनों की कस्टडी दी थी सीबीआई को और आज ही सीबीआई नैनी जेल पहुंची। यहां से इन तीनों आरोपियों को मेडिकल के लिए ले गई, उसके बाद अपने साथ ले गई है। अब लगातार 7 दिनों तक सीबीआई इनसे पूछताछ करेगी। तो 4 अक्टूबर तक कस्टडी में रहेंगे तीनों आरोपी। दरअसल नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उसके बाद लगातार तमाम सवाल उठ रहे थे, एक के बाद एक खुलासे होने लगे, जिसके बाद दरअसल सुसाइड नोट में इन तीनों का नाम लिखा गया था। जो सुसाइड नोट मौकाए वारदात से बरामद हुआ था उसी में लिखा हुआ था इन तीनों का नाम, किन्हीं की वजह से वो खुदकुशी कर रहे हैं। हालांकि अभी वो सुसाइड नोट को भी खंगाला जा रहा है कि क्या वाकई नरेंद्र गिरी ने ही सुसाइड नोट को लिखा है और अब इन तीनों से पूछताछ की जाएगी। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी और इसी के बाद लगातार एक के बाद एक कई खुलासे भी हुए। हालांकि अभी तीनों से पूछताछ होगी 7 दिनों तक। 7 दिनों तक पूछताछ में ये पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ इन तीनों से सीबीआई उगलवा पाती है, क्योंकि सीबीआई हर तथ्यों पर इन तीनों से पूछताछ करेगी कि क्या अनबन चल रही थी नरेंद्र गिरी से आनंद गिरी की। और इसके अलावा वो ये भी पूछताछ करेंगे कि क्या हुआ था उस दिन, क्यों वहां पर जहां पर खुदकुशी की थी उन्होंने, कथित खुदकुशी इसको कह सकते हैं क्योंकि अभी साफ नहीं हो पाया कि वाकई वो उन्होंने खुदकुशी की थी या उनकी हत्या की गई थी। तो इसी रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए इसी पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा गया है। आपको बता दें जिस जगह पर उनकी बॉडी बरामद हुई थी रस्सी से लटकी हुई, वहां के कैमरे खराब थे, वहां पर कैमरे काम नहीं कर रहे थे। दरअसल इस परिसर में तमाम जगह पर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जहां पर यह वारदात हुई, जहां पर यह घटना हुई, वहां पर कैमरा काम नहीं कर रहा था। अलग अलग बयान भी दिए जा रहे थे। आपको बता दें कि जो सुसाइड नोट था उसमें बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाए जाने की बात कही गई थी और आपको यह भी बता दें कि बलवीर गिरी भी लगातार अपने बयान बदलते रहे हैं।
हालांकि संत समाज की तरफ से यह कहा गया कि जब तक जांच चलेगी तब तक बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अब यह पता ही न चल पाया है कि हुआ क्या था, क्या उन्होंने खुदकुशी की थी या उनकी हत्या की गई है। हालांकि संत समाज का यह कहना है कि वो खुदकुशी नहीं कर सकते, वो संतों के लिए लड़ने वाले थे, साहसी थे, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। तो सीबीआई ने तीनों आरोपियों को अपनी कस्टडी में लिया है। नैनी जेल से तीनों आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आलोक मालवीय हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। आलोक, अब सीबीआई ने इन लोगों की कस्टडी ले ली है, मेडिकल हो चुका है, कितनी मुश्किलें इन तीनों की बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि 4 अक्टूबर तक सीबीआई को रिमांड मिली है इन तीनों की, अभी इनको लेकर ये पुलिस लाइन पहुंची है, पुलिस लाइन में पूछताछ चल रही है। इसके बाद इन तीनों आरोपियों को लेकर मठ जाया जाएगा अल्लाहपुर स्थित मठ बागंबरी गद्दी, और वहां पर तीनों से शिनाख्त कराई जाएगी, दिखाया जाएगा, बातचीत की जाएगी। उसके बाद इन्हें लखनऊ ले जाया जा सकता है, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी की आनंद गिरी के साथ पैचअप हुआ था। इसके बाद वो वहां से हरिद्वार लेकर जाएंगे उनको, और वहां पर भी तफ्तीश करेंगे। तो इन सारे घटनाक्रमों के लिए 7 दिन का जो समय था वो दिया गया है सीबीआई को। इससे पहले सीबीआई ने 10 दिनों का समय मांगा था और कहा था कि अब 10 दिनों में इनको रिमांड में लेकर पूरी चीजें पूछ सकते हैं, अपना जो इत्मीनान है वो कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने उन्हें सिर्फ 7 दिन की रिमांड दी है, जिसमें आज नैनी जेल में सीबीआई की पूरी टीम पहुंची और उसका नरेंद्र गिरी और आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को उन्होंने प्रिजन वैन में बैठाला, और सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो भी प्रिजन वैन में ही बैठे थे और अपनी गाड़ी को वापस खाली उन्होंने भेजा। चूंकि इन तीनों की सुरक्षा व्यवस्था टाइट होनी चाहिए और तीनों आपस में किसी तरह की बात ना कर सके, किसी तरह की सेटिंग ना हो सके, इसलिए प्रिजन वैन में अधिकारी भी मौजूद थे और उनकी देखरेख में सीधे पुलिस लाइन पहुंचे। और पुलिस लाइन के अंदर इनको जाने के बाद पुलिस लाइन की सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई है, किसी को भी पुलिस लाइन के अंदर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। इनसे लगातार पूछताछ जारी है। इसके अलावा कोर्ट ने बोला है कि जो उनके अधिवक्ता है वो सिर्फ उनसे मिल सकते हैं पूछताछ के दौरान या पूछताछ के बाद, लेकिन अधिवक्ताओं को भी फिलहाल अंदर नहीं जाने दिया गया है। जी आलोक, आप कह रहे हैं कि इन तीनों को मठ लेकर सीबीआई जाएगी, तो क्या उन लोगों को भी सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है जो घटना के वक्त मौजूद थे, जिन लोगों ने उनकी बॉडी उतारी थी? आमने सामने बातचीत करने की कोशिश करेगी क्या सीबीआई? जी बिल्कुल, जितने भी मठ के लोग हैं उन्हें कल ही सीबीआई ने नोटिस जारी कर दिया है और बोला है कि वह मठ से कहीं बाहर नहीं जा सकते और उनको अंदर नजरबंद कर दिया गया है। वो मठ से कहीं बाहर निकलने आने जाने पर उनके पाबंदी लगा दी है। इसमें बलबीर गिरी भी शामिल है। बलबीर गिरी भी वहां पर रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, खाना पीना खाते हैं और वहीं पर रहते हैं। किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की परमिशन नहीं है और ना ही किसी को फोन पर बात करने की परमिशन है, ना ही किसी को किसी से मिलने की परमिशन है। तो पूरी तरह से सीबीआई की सख्ती मठ के अंदर दिखाई दे रही है। इसके अलावा सुबह जो रुद्राभिषेक होता है भोलेनाथ का वो होता है और शाम का पूजन होता है। इसके अलावा सभी जितने भी मठ के बच्चे हैं सब वहीं पर रहते हैं और जितने संत है वो भी रहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी नैनी जेल से तीनों आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है और आपको हम बता दें कि 4 अक्टूबर तक कस्टडी में तीनों आरोपी रहेंगे और अब इन सभी को मठ लेकर जाएगी सीबीआई की टीम और यहीं पर बिठाकर हर कोने में ले जाकर पूछताछ करने की कोशिश करेगी। और जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो जश्मदीद थे, उनको भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। हालांकि यहां पर सीबीआई ने उन सभी को बाहर निकलने से, जो मठ में मौजूद लोग थे, उनको भी मठ के अंदर ही रहने की हिदायत दी गई है। वो मठ के बाहर नहीं जा सकते, किसी से बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि सीबीआई ये की तरफ से यह एहतियात बरता गया है कि कहीं आपस में बातचीत कर अपने बयान तो नहीं बदल लेंगे या बातचीत कर कुछ इनकी रणनीति भी बन सकती है। तो इस एहतियात के तौर पर सीबीआई ने सभी को नोटिस भेज दिया है और किन किन लोगों को इस दौरान मौजूद रहना है उन सभी को नोटिस दिया गया है। बलबीर गिरी भी मठ के अंदर है, उनको भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि बलबीर गिरी वही है जिनका नाम उत्तराधिकारी के तौर पर लिखा गया था सुसाइड नोट में। और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को केंद्र में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। अमरिंदर सिंह आज गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। 3:30 बजे चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको बता दें, कांग्रेस को छोड़ने के बाद अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें केंद्र में दी जा सकती है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।